जहां एक तरफ इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में भयानक हुई स्थिति। 44 नदियां खतरे के निशान के ऊपर हो गए हैं। आनन फानन चाइना ने एक्शन लिया है। इजरायली सेना के खुफिया विभाग के चीफ मेजर जनरल अहरोन अलीवा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले को नाकाम न कर पाने की जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ दिया है। वह पहले सीनियर अफसर हैं जिन्होंने हमले को नाकाम न कर पाने की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया है। सेना ने अहरोन अलीवा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। मेजर अलीवा ने सेना को दिए इस्तीफा में लिखा है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर घातक हमला किया। उस हमले का पता लगाने में मेरे नेतृत्व में काम कर रही टीम नाकाम रही। तभी से मैं सीने में दर्द लेकर जी रहा हूं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में इजराइल के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। वहीं हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया था। ये हमला पिछले कुछ इजराइल पर अब तक के हुए सबसे बड़े हमलों में से एक था, जिसे रोकने में इजरायली सेना नाकाम रही थी। इजराइल के विपक्षी दल के नेता याइर लेपिड ने पीएम नेतन्याहू से हमास के खिलाफ युद्ध के अंत का इंतजार किए बिना तुरंत पद छोड़ने की मांग की है। लेपिड ने कहा कि अक्टूबर 7 के हमले के बाद लोगों ने नेतन्याहू पर विश्वास खो दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजर हलीवा के बाद कई और सीनियर अधिकारी हमले को नाकाम न कर पाने की जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ने की पेशकश कर सकते हैं। हलीवा ने यह भी कहा कि वो इंटेलिजेंस में हुई चूक पर हो रही जांच में सहयोग करेंगे। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने भी मेजर हलीवा के इस्तीफे पर बयान जारी किया है। सेना ने कहा है कि मेजर हलीवा अगला इंटेलिजेंस चीफ चुने जाने तक अपने पद पर बने रहेंगे। सेना अब तक दी गई मेजर की सेवाओं के लिए धन्यवाद देती है। अब यहाँ पर स्थिति बदलती हुई भी दिख रही है। किस तरीके से ये लड़ाई काफी लंबी चल रही है। हालांकि यहाँ पर अब इजराइल के ऊपर और भी सारे एक्शन होने शुरू हो गए हैं। जैसे अमेरिका भी अब इजराइल के ऊपर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है और इसके तहत इजरायली सैनिकों को ब्लैकलिस्ट करने की बात भी चल रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अब असर दिखने शुरू हो गए हैं। दक्षिण चीन के कई शहरों में 16 अप्रैल से हो रही तेज बारिश के कारण पानी भर गया है और 44 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सिंगापुर की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक बाढ़ के कारण अब तक 11 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 6 लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लोकल प्रशासन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू मिशन चला रहा है। अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट मोड पर है। बाढ़ के कारण अब तक 165 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वैसे यहाँ पर बाढ़ के वजह से स्थिति बहुत ही बुरी होती हुई भी दिख रही है। चीन के राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार अभी जो तूफान टकराया है, उस तूफान से 12 करोड़ लोग यहाँ पर प्रभावित होने वाले हैं। गुआंगसी शहर और हेजाऊ शहर में 65 भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में लगातार बारिश के कारण गुआंगडोंग शहर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे पर्ल रिवर डेल्टा पानी से भर गया है। कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। 1 मंजिला तक घर डूब गए हैं। सरकार ने हालत ठीक होने तक समुद्री इलाके में जाने में रोक लगा दी है। साउथ चीन की सबसे मुख्य बेई नदी उफान पर है। यहाँ सोमवार तक रिहायशी इलाकों में 19 फीट ऊपर तक पानी भर गया है। चीन में हर 50 साल में एक बार ऐसी बाढ़ आती है। गुआंगडोंग में प्रशासन इमरजेंसी मोड की तैयारी में है। इसके अलावा जियांगसी और फुजियान में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। तूफान का असर झाओकिंग, सोगवान, क्विंगवान और जियांगमेन शहरों में भी दिखने लगा है। यहाँ 12 घंटों से अधिक पे बारिश हो रही है। झाओकिंग के पूरे शहर में बिजली गायब है। 3 प्रांतों में अगले आदेश तक 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शहर में मोबाइल सिग्नल्स भी गायब हो गए हैं। गुआंगडोंग में
में किंग युआन और शोगुआन में सेना को मदद के लिए भेजा गया है। गुआंगडोंग में 27 हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन अलर्ट पर हैं। यहाँ बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। इससे पहले जून 2022 में चीन में इतनी भीषण बाढ़ आई थी। खैर, अब यहाँ पर चाइना इन मुसीबतों को कैसे झेलता है आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि चाइना इस मामले में काफी हद तक सक्षम है और उम्मीद जताई जा रही है कि चाइना आसानी से इन चीजों को हैंडल करेगा, पर नुकसान जो फाइनेंशियल नुकसान है वो फाइनेंशियल नुकसान तो होकर रहेगा। इसी बीच एक खबर और भी आ रही है और वो खबर ये आ रही है कि चीनी वैज्ञानिक अगली पीढ़ी के परमाणु पनडुब्बियों के लिए लेजर प्रपल्सन विकसित कर रहे हैं। अब ये लेजर प्रपल्सन वो होगा जो चीनी पनडुब्बियां समुद्र में बिल्कुल शांत हो जाएंगी। ऐसे में चीनी पनडुब्बियों की खोज करना मुश्किल हो जाएगा। चीनी वैज्ञानिकों ने कहा है कि उन्होंने लेजर प्रोपेलर दक्षता से उल्लेखनीय सुधार करने का एक तरीका ढूंढ लिया है जो एक दिन नीचे के जहाजों को चला सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी पनडुब्बी के ऑप्टिकल फाइबर की कोटिंग माध्यम से उत्सर्जित 2 मेगावाट लेजर शक्ति का उपयोग करके लगभग 70,000 न्यूटन का जोर पैदा कर सकती है। ये लगभग किसी कमर्शियल जेट इंजन के शक्ति के बराबर है। ये एक ऐसी दक्षता है जिसे पहले असंभव माना जाता था। लेजर पल्स न केवल फोर्स उत्पन्न करते हैं बल्कि समुद्री जल को वाष्पीकृत भी करते हैं, जिससे पनडुब्बी की पूरी सतह पर बुलबुले बनते हैं। इसे सुपर कैविटेनेशन कहा जाता है जो पानी के प्रतिरोध को काफी कम कर सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार सैद्धांतिक रूप से ये डेवलपमेंट एक पनडुब्बी को यांत्रिक शोर कंपन उत्पन्न किए बिना ध्वनि की गति से तेज यात्रा की अनुमति देगा। इससे पनडुब्बियों का स्थान का पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ये साइंस फिक्शन जैसी टेक्नोलॉजी है जिसे अंडर वाटर फाइबर लेजर प्रेरित प्लाज्मा डेटोनेशन वेब प्रोपल्सन कहा जाता है। पनडुब्बियों के लिए स्टील प्रोपल्सन जैसे क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग संभावनाएं हो सकती हैं। इस परियोजना का टीम नेतृत्व हेइलुंगजियांग प्रांत में हार्बिन इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर जी यांग द्वारा किया जाता है। इस जगह पर चीन की पहली पनडुब्बी विकसित की गई थी। हाल के सालों में पीएलए नौसेना के हथियारों और उपकरणों की टेक्नोलॉजी प्रगति में छलांग का पूर्वोत्तर चीन के भारी औद्योगिक विनिर्माण केंद्र में स्थित इस विशाल संस्थान से गहरा संबंध है। अमेरिकी सरकार ने विश्वविद्यालय के 30,000 से अधिक छात्रों और वैज्ञानिकों पर गंभीर प्रतिबंध और नाकेबंदी लगा दी है। पिछले महीने चीनी शैक्षणिक पत्रिका एक्टा ऑप्टिका सिनिका में प्रकाशित जी के टीम द्वारा एक सहकर्मी समीक्षा पत्र के अनुसार टेक्नोलॉजी विभिन्न कोनों से पनडुब्बी के चारों ओर बड़ी संख्या में उच्च शक्ति वाले लेजर बीम को स्थापित कर सकती है। कहा जा रहा है कि इस विधि को पानी के नीचे के हथियारों पर लागू किया जा सकता है जिसे सुपर कैविटिनेशन कहते हैं, जिससे प्रोजेक्टाइल पानी के नीचे मिसाइल या टॉर्पीडो की पानी के नीचे की सीमा में काफी वृद्धि हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।